Welcome everybody to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic of aircraft refrigeration systems. आज हम लोग देखेंगे कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम कितने प्रकार का होते हैं और एक एक करके उन सारे प्रकारों को, उन सारे टाइपों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ क्या होते हैं और वहाँ पे रेफ्रिजरेंट के तौर पे क्या यूज़ होते हैं। तो पहला जो है हमारा जो टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसका पहला टाइप है बेसिक और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग और विद इवापोरेटिव कूलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग मतलब जहाँ पे इवापोरेटर लगा नहीं होता है, विदाउट, और विद इवापोरेटिव कूलिंग मतलब जहाँ पे जिस सिस्टम में इवापोरेटर लगा होता है उसे हम विद इवापोरेटिव कूलिंग सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहेंगे। फिर दूसरे नंबर पे है बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पे भी सेम, एक होता है इवापोरेटर लगा होता है एक में, और एक होता है जहाँ पे इवापोरेटर नहीं लगा होता है, तो विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग एंड विद इवापोरेटिव कूलिंग। तीसरा है रीजेनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और चौथा है रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये जो चारों टाइप्स है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो ये अलग अलग करके ऐसा फंक्शन करता है। तो हम लोग आज स्टडी करेंगे बेसिक और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग और विद इवापोरेटिव कूलिंग। तो ये होता क्या है एक्चुअली? सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, जो एयरक्राफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे नॉर्मल एम्बिएंट एयर को, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट अगर हम लोग 134 या R22 या फिर R407 या R410 यूज़ करने लगे तो वहाँ पे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट का कॉस्ट भी आ जाएगा और एक लीकेज हो जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा मेंटेनेंस खर्चा भी आ जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ जाता है। तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट हम लोग एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे हम एयर को यूज़ करते हैं। तो पहला जो है हम लोग देख लेंगे कि बेसिक और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग, मतलब जहाँ पे इवापोरेटर नहीं लगा होता है, जो एकदम बेसिक होता है सिस्टम, जो एकदम सिंपल सिस्टम होता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो उसमें होता क्या है कंपोनेंट, पहले तो ये हमको क्लियर करना चाहिए कि उसमें क्या है, चार कंपोनेंट मेन कंपोनेंट्स होता है। पहला है कि कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर पे, तो एक रहता है कंप्रेसर जो एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है, मतलब एयर को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। फिर दूसरा आ जाता है एक हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, हीट मतलब ताप, एक्सचेंज मतलब उसको निकालना होता है या फिर ऐड करना होता है। तो हीट एक्सचेंजर का काम होता है हीट को निकालना या फिर हीट को ऐड करना। तो यहाँ पे इस सिस्टम में हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, मतलब इस सिस्टम में हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, एयर का हीट वो बाहर निकालेगा, ठीक है। तो एक हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है। फिर आता है एक कूलिंग टरबाइन। कूलिंग टरबाइन क्या करता है, जो मतलब एयर का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर से उसका टेम्परेचर और कम कर देता है, तो उसको कूलिंग टरबाइन कहा जाता है। तो कूलिंग टरबाइन का वही फंक्शन है। कूलिंग टरबाइन के साथ एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा होता है, जो क्या करता है, बाकी जो एयर रह गया उस एयर को एटमॉस्फेयर में मतलब छोड़ देता है। तो ये सिस्टम फंक्शन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो है जो यहाँ पे जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एम्बिएंट एयर मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को खींचा जाता है, ज़बरदस्ती खींचा जाता है। मतलब बाहर जो है, बाहर एयर का प्रेशर नॉर्मल होता है। अब इस सिस्टम में नॉर्मल एयर प्रेशर से हम लोग काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे प्रेशर हमको बढ़ाना होगा। तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ाना होगा, उसको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक प्रेशर में जब हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को इस सिस्टम के अंदर लाएंगे, तब उस एयर का नाम हो जाता है रैम एयर, ठीक है। तो रैम एयर का मतलब क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक एयर या फिर एम्बिएंट एयर को हम लोग खींच रहे हैं किसी भी सिस्टम में, खींच के उसको हम लोग किसी वर्क पे मतलब किसी काम पे लगा रहे हैं, तो ये एम्बिएंट एयर तब वो बन जाता है रैम एयर, मतलब इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो रैम एयर कहाँ आता है, फिर डायरेक्टली कंप्रेसर में आता है। जब रैम एयर कंप्रेसर में आ जाता है तो क्या होता है, कंप्रेसर रैम एयर को कंप्रेस करता है, मतलब प्रेशर कर देता है और उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कंप्रेसर पे आ जाने के बाद ये रैम एयर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रैम एयर मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, ये कहाँ चला जाता है, ये हीट एक्सचेंजर में चला जाता है,
ठीक है। जब ये हीट एक्सचेंजर में आ जाता है तो यहाँ पे देखिए ये जो खुला जाएगा है, यहाँ से रैम एयर अंदर आता है, ठीक है कि नहीं, रैम एयर अंदर आता है। तो जो रैम एयर अंदर आता है उसका टेम्परेचर, ये रैम एयर का जो टेम्परेचर है और जो एयर कंप्रेसर के अंदर गया था उसमें कंप्रेस होने के बाद जो एयर निकला हुआ है, इस दोनों एयर के अंदर एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर जो यहाँ से आ रहा है, जो रैम एयर कंप्रेसर के अंदर जाता है, वहाँ पे कंप्रेस होने के बाद जो निकलता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो इसका जो टेम्परेचर होगा इस एयर का, कंप्रेस्ड एयर का, ये हाई रहेगा। वैसे ही रैम एयर जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप है जो हीट एक्सचेंजर के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है सिस्टम में, तो रैम एयर जो यहाँ से आ रहा है उसका टेम्परेचर कम है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। तो हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं, हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है। तो कंप्रेस्ड एयर हॉट होने के कारण वो अपना टेम्परेचर छोड़ देगा कहाँ पे, ये रैम एयर पे। जो हीट एक्सचेंजर पूरा रैम एयर से भरा हुआ है वहाँ पे वो उसका कंप्रेस्ड एयर क्या करेगा, उसका टेम्परेचर वो छोड़ देगा और वो ठंडा हो जाएगा। ये रैम एयर का जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा था, ये हीट एक्सचेंजर से जब निकलेगा तब वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो कहाँ आएगा, कूलिंग टरबाइन में। कूलिंग टरबाइन क्या करेगा, और उसका टेम्परेचर और भी कम कर देगा सराउंडिंग एयर के मतलब सराउंडिंग एयर के तुलना में और भी कम कर देगा उसका टेम्परेचर, और कम करके उसको केबिन में भेज देगा, जहाँ पे पैसेंजर बैठा रहता है वहाँ पे भेज देगा, ठीक है। और बाकी जो एयर है जो वो मतलब जो हीट एक्सचेंजर से जो रैम एयर आ रहा था, जो गर्म होके आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर उसका हीट क्या किया, रैम एयर में छोड़ दिया, तो रैम एयर जो गर्म हो गया था उसको क्या करेगा, ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन उसको एटमॉस्फेयर में फिर से निकाल देगा, फिर से छोड़ देगा, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल सिस्टम, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का नॉर्मल जो है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग, जहाँ पे इवापोरेटर हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि इवापोरेटर अगर लगाते हैं तो वहाँ पे कैसा सिस्टम काम करता है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि इवापोरेटर का काम क्या है। इवापोरेटर का काम है किसी भी नॉर्मल लो बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसको वेपर में कन्वर्ट करना, हीट लेके, सराउंडिंग से हीट लेके, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे और एक इवापोरेटर ऐड कर देते हैं, इस सिस्टम के साथ और एक इवापोरेटर ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, जो एयर केबिन में जा रहा है उसका टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है इवापोरेटर के साथ कैसे कूलिंग सिस्टम होता है। तो वैसे ही जब ये सिस्टम क्या करेगा, पहले एम्बिएंट एयर को, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को खींचेगा एक स्पेसिफिक प्रेशर में, खींच के जब वो खींच लेगा तब उसका नाम हो जाता है रैम एयर। इस रैम एयर को वो क्या करेगा, कंप्रेसर में देगा। कंप्रेसर में जब वो आ जाएगा, कंप्रेसर क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा, उसको प्रेस करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। फिर क्या होगा, वो आएगा अपना हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में यहाँ से रैम एयर आ रहा है, यहाँ से रैम एयर आ रहा है, तो रैम एयर का टेम्परेचर और हीट जो कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर है वो दोनों में डिफरेंस है। रैम एयर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर जो इस पाइपलाइन से आ रहा है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा। कंप्रेस्ड एयर क्या करेगा, अपना हीट रैम एयर को छोड़ देगा, छोड़ दे के वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, वो कूल हो जाएगा, और रैम एयर गर्म होके यहाँ से टरबाइन क्या करेगा, उसको एटमॉस्फेयर पे निकाल देगा। ओके, तो अभी ये जो कंप्रेस्ड एयर जो ठंडा हुआ है, ये इसके साथ देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होगा, नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यहाँ पे कोई इवापोरेटर नहीं है, डायरेक्ट ये कूलिंग टरबाइन में जा रहा है, ठंडा होके कूलिंग टरबाइन में जा रहा है और वहाँ से केबिन में जा रहा है। लेकिन विथ इवापोरेटिव कूलिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये कंप्रेस्ड एयर को हम लोग रैम एयर के साथ जब वो हीट मतलब ट्रांसफर होता है, रैम एयर गर्म हो जाता है और कंप्रेस्ड एयर ठंडा हो जाता है, फिर इसको हम लोग हीट एक्सचेंज मतलब इवापोरेटर में लाते हैं। इवापोरेटर में क्या रहता है, इवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा या फिर लिक्विड नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है, जो बहुत ही कम टेम्परेचर में बॉयल हो जाता है, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो इवापोरेटर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है या फिर लिक्विड नाइट्रोजन है, वो पूरा उस यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर ठंडा होकर आ रहा है उसको पूरा सराउंडिंग करके रखेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हीट है, ये कंप्रेस्ड एयर का जो ठंडा होकर आया है उसका जो हीट है, उसका टेम्परेचर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट या फिर लिक्विड नाइट्रोजन से ज़्यादा है।
तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या करेगा, इस एयर से, कंप्रेस्ड एयर से जो ठंडा होकर आया है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होकर आया है, उससे वो हीट और खींचेगा। जब वो एयर से इसके अंदर जो एयर है कंप्रेस्ड एयर, उससे और हीट खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट या फिर लिक्विड नाइट्रोजन, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वेपर में कन्वर्ट होकर कंडेंसर में चला जाएगा। ठीक है, और हमारा जो एयर है, वो एयर से जब हीट वो खींच रहा है तो एयर और ठंडा हो जाएगा। एयर और ठंडा होकर फिर कूलिंग टरबाइन में आएगा। कूलिंग टरबाइन में आके और इसको टेम्परेचर, कूलिंग टरबाइन और इसका टेम्परेचर घटाएगा सराउंडिंग एयर से, फिर इसको केबिन में दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये एयर केबिन में जाता है। और यहाँ पे जो रैम एयर के साथ जो टेम्परेचर इसका मतलब हीट जो ट्रांसफ़र हुआ था, रैम एयर क्या हो गया, गर्म हो गया, और वो कहाँ जाएगा, वो टरबाइन उसको एटमॉस्फेयर पे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये इवापोरेटर मतलब यूज़ करके है, और जो पिछला वाला सिस्टम था उसको इवापोरेटर हम लोग वहाँ पे इवापोरेटर यूज़ नहीं किए थे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग दो चीज़ देख रहे हैं कि एयर टू कॉम्बशन चेम्बर। तो यहाँ पे जो गरम कंप्रेसर का जो गरम एयर है वो कॉम्बशन चेम्बर में जाता है, जाके वहाँ पे कॉम्बस्ट होके ये कंप्रेसर का जो गैस टरबाइन का जो शाफ्ट है उसको चलाने में मदद करता है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो दोनों सिस्टम है, ये दो सिस्टम में मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हम लोग नॉर्मल विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग कर रहे हैं सिस्टम में, तो वहाँ पे एयर का टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा नहीं घटा सकते, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इवापोरेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ओनली रैम एयर के साथ क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड एयर का हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और कंप्रेस्ड एयर ठंडा होकर केबिन में जा रहा है कूलिंग टरबाइन के थ्रू। लेकिन अगर हम लोग इवापोरेटर यूज़ कर लेते हैं, विद इवापोरेटिव कूलिंग क्या होता है, पहले रैम एयर के साथ जब हीट ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे वो थोड़ा ठंडा होता है, फिर कंप्रेस्ड एयर कहाँ जाता है, इवापोरेटर के अंदर जाता है, वहाँ पे जाके लिक्विड रेफ्रिजरेंट या लिक्विड नाइट्रोजन के साथ हीट एक्सचेंज करके नाइट्रोजन को वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और खुद क्या होता है और ठंडा हो जाता है। फिर वो कूलिंग टरबाइन में आता है तो और उसका टेम्परेचर डाउन होकर वो केबिन में आता है। तो यहाँ पे क्या है, खर्चा इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इवापोरेटर यूज़ करेंगे, फिर जो वेपर बन रहा है उसको फिर लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर से इवापोरेटर में लाना है। और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट, ये जो नॉर्मल विदाउट इवापोरेटिव कूलिंग है उसमें कॉस्ट कम लगता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इवापोरेटर यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो सिस्टम है ये हम लोग कहाँ पे, किस तरह की एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं? जिस एयरक्राफ्ट में लो फ्लाइंग स्पीड होते हैं, लो फ्लाइंग स्पीड होते हैं, उस तरह के एयरक्राफ्ट में हम लोग ये सिस्टम, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सिंपल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिक जो है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये ग्राउंड सरफेस को कूलिंग करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ओके, तो आज के मतलब इस वीडियो में तो इतना ही था। मतलब जो बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है एयरक्राफ्ट का वो हम लोग डिस्कस किए। फिर जो है आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये बाकी सारे जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।